हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरम। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी इथिक्स की सीरीज़ में अरस्तु, जो कि हमारे मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। एंड सॉरी गाइस, मेरी आवाज़ के कारण यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है। तो आइए पढ़ते हैं। अरस्तु, इनका प्रारंभिक जीवन। अरस्तु का जन्म यूनान के स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। परिवार का बौद्धिक वातावरण अरस्तु को शुरुआत से ही शिक्षा के प्रति आकर्षित करता है। तो अरस्तु का जन्म कहाँ पे हुआ था? अरस्तु का जन्म यूनान के स्टेगेरिया नामक स्थान पर हुआ था। इनका परिवार कैसा था? बौद्धिक वातावरण में लीन था, तो इसलिए उनको शिक्षा का माध्यम हमेशा, मतलब वातावरण हमेशा से मिला है और शिक्षा के प्रति वो आकर्षित रहे हैं। 18 वर्ष की आयु में अरस्तु प्लेटो द्वारा स्थापित अकेडमी में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए एथेंस आ गए। तो अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? प्लेटो पढ़ा था। हमने बोला था कि अरस्तु क्या है? प्लेटो के शिष्य हैं। तो प्लेटो ने क्या किया था? अकेडमी की स्थापना की थी। तो वहाँ पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो अरस्तु है वो एथेंस चले गए। अकेडमी उस समय दर्शन और शिक्षा का मुख्य केंद्र था। अरस्तु किसी के विचारों का अंधानुकरण न करके स्वयं स्वतंत्र एवं उन्मुक्त होकर सत्य की खोज अनुसंधान करने में विश्वास करते थे। मतलब जो अरस्तु थे वो किसी के विचारों पर, मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके विश्वास करते थे, बल्कि स्वयं स्वतंत्र और उन्मुक्त होकर उसकी खोज करते थे या फिर उस पर अनुसंधान किया करते थे। अरस्तु प्रतिभा संपन्न दार्शनिक और विचारक थे। वे भौतिक, आध्यात्म, कविता, नाटक, गीत, नीतिशास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि विषयों के बारे में पर्याप्त एवं गुण जानकारी रखते थे। देखिए, मतलब जो अरस्तु थे वो कौन कौन थे? वो एक दार्शनिक थे, विचारक थे, भौतिकी में वो माहिर थे, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, नीतिशास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि पर पर्याप्त गुण जानकारी रखते थे। मानवीय ज्ञान के क्षेत्र में अरस्तु ने असाधारण योगदान दिया है। अरस्तु ने विज्ञानवादी समन्वय के साथ विश्लेषण की पर्याप्त दक्षता हासिल की है। मतलब इनने क्या है? विश्लेषण के साथ साथ पर्याप्त दक्षता हासिल की है। नीतिशास्त्र के क्षेत्र में निकोमेकियन इथिक्स पश्चिमी नैतिक दर्शन का पहला स्वतंत्र ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। जो नीतिशास्त्र के क्षेत्र में जो निकोमेकियन इथिक्स पश्चिमी नैतिक दर्शन का पहला स्वतंत्र ग्रंथ है, जो कि स्वीकार किया जाता है। अरस्तु की प्रमुख रचनाएं थी द पॉलिटिक्स, हिस्टोरिया और एनिमिलिया। हिस्टोरिया, एनिमिलिया और द पॉलिटिक्स किसकी बुक है? तो ये अरस्तु की बुक है। अब आते हैं अरस्तु के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 384 ईसा पूर्व हुआ था। इनका स्थान क्या था? तो स्टेगिरिया नामक स्थान था, जो कि यूनान में आता है। इनके पिता का नाम निकोमेकस था और इनके गुरु कौन थे? प्लेटो थे। इनका कार्य क्षेत्र पाश्चात्य दर्शन, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं? द पॉलिटिक्स, हिस्टोरिया और एनिमिलिया। अरस्तु की राज्य संबंधी अवधारणा। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य रूपी शरीर का अंग है। उनके शब्दों में जो राज्य से बाहर होता है वो या तो पशु होता है या फिर देवता होता है। मनुष्य क्या है? तो इन्होंने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी माना है और राज्य रूपी शरीर का अंग माना है। इनके अनुसार यदि जो राज्य से बाहर है तो या तो वो पशु होगा या फिर देवता होंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल अपराधों को रोकना ही नहीं, बल्कि नागरिकों को नैतिक जीवन का पूरा आश्वासन देना है। इन्होंने क्या कहा है कि राज्य का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि वो अपराधों को रोकें और न्याय करें, बल्कि नागरिकों को नैतिक जीवन का पूरा आश्वासन देना भी राज्य का कार्य होता है, तथा उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाने हेतु उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना है।
उन्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना भी राज्य का काम होता है। अरस्तु लिखते हैं कि मनुष्य का उद्देश्य एक नैतिक और आनंदपूर्ण जीवन बिताना है और राज्य ऐसे जीवन को संभव बनाने के लिए विद्यमान है। अब मनुष्य का उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य का उद्देश्य है कि वह एक नैतिक और आनंदपूर्ण जीवन बिताए और राज्य ऐसे जीवन को संभव बनाने के लिए विद्यमान किया गया है। और इस प्रकार राज्य स्वयं में एक नैतिक संस्थान है। एक नैतिक और सद्गुणी जीवन का निर्माण करना राज्य का लक्ष्य है। उनके अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। इन्होंने क्या कहा था कि जो मनुष्य है वो एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य रूपी शरीर का अंग है। जो भी राज्य से बाहर होगा या फिर वो पशु होगा या फिर देवता होंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि वो अपराध रोक दें और समझ रहे हैं कि हम अपना उद्देश्य कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं, बल्कि नागरिकों को नैतिक जीवन का पूरा आश्वासन देना उनका कार्य है और उन्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाना भी अरस्तु के अनुसार राज्य का कार्य है। और जो मनुष्य है उसका उद्देश्य क्या है कि वो एक नैतिक और आनंदपूर्ण जीवन बिताए और राज्य ऐसे जीवन को संभव बनाने के लिए विद्यमान किए गए हैं। और इस प्रकार राज्य स्वयं में एक नैतिक संस्थान है। एक नैतिक और सद्गुणी जीवन का निर्माण करना राज्य का लक्ष्य है। इनके अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाना। अब आते हैं राज्य के कार्य निम्नलिखित है, मतलब राज्य को क्या क्या कार्य करना चाहिए। राज्य ऐसा होना चाहिए जो अपने सदस्यों को आत्मनिर्भर और पूर्ण जीवन दे दे, मतलब मनुष्य को आत्मनिर्भर बना सके और उनके जीवन को पूर्ण कर सके, तो ऐसा राज्य होना चाहिए। व्यक्तियों में अच्छी आदतों को विकसित करने की प्रवृत्ति हो, कि जो व्यक्ति हैं उनमें अच्छी आदतें विकसित करने की क्या होनी चाहिए? प्रवृत्ति होनी चाहिए। राज्य को जनता के लिए उचित प्रबंधन करने चाहिए। राज्य को जनता के लिए उचित प्रबंधन करने चाहिए। प्राकृतिक आवश्यकताएं जैसे पानी, हवा, पर्यावरण, प्रकृति आदि को पूरा करना चाहिए। देखिए राज्य के कार्य क्या क्या हैं, तो राज्य के प्रमुख 4 कार्य हैं। पहला, अपने मनुष्य जो उनकी जनता है उन सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाए और उनका जीवन पूर्ण करें। उनको अच्छी आदतों विकसित करने की प्रकृति दे, जो व्यक्ति हैं वो अच्छी आदतें स्वीकार कर सकें। और राज्य को जनता के लिए उचित प्रबंधन करने चाहिए और प्राकृतिक आवश्यकताएं जैसे पानी, हवा, पर्यावरण और प्रकृति आदि को पूरा करना चाहिए। अब आते हैं अरस्तु के नैतिक दर्शन का मूल आधार सर्वोच्च शुभ है। तो जो अरस्तु हैं उनके नैतिक दर्शन का मूल आधार क्या है? तो सर्वोच्च शुभ क्या है इसकी तलाश करना। सबसे शुभ क्या है? जैसे हम सुकरात और प्लेटो को पढ़ते हैं, उन्होंने बताया था कि न्याय, ज्ञान और शुभ, जो भी संयम, विवेक और साहस से परिपूर्ण हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? शुभ हो जाता है। तो अरस्तु ने इस चीज़ की खोज की है कि सर्वोच्च शुभ क्या है, इसकी तलाश करना है। प्लेटो ने शुभ के प्राय को ही सर्वोच्च शुभ कहा है। मतलब प्लेटो ने क्या कहा था? शुभ के जो प्राय हैं उन्हीं को सर्वोच्च शुभ कहा है, जो इहलोक में ना होकर इससे परे है। उन्होंने कहा था कि ये इस लोक में नहीं बल्कि इस लोक से परे है। अरस्तु अपने दर्शन को इहलोक तक सीमित रखने का समर्थन करते हैं। तो अरस्तु क्या कहते हैं कि भैया हमारा यही लोक है और यहीं तक सीमित है। इसलिए उनका मानना है कि सर्वोच्च यह शुभ आनंद या कल्याण इडोमेनिया है, जिसका प्रमाण यह है कि हम आनंद की इच्छा करके लक्ष्य के साधन के रूप में नहीं करते, अपितु उसे अपने आप में ही वांछनीय मानते हैं। तो अरस्तु ने क्या कहा था? जैसे कि इससे पहले प्लेटो थे, उन्होंने कहा था कि शुभ वो है जो शुभ के प्राय हैं, उन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? शुभ कहा जाता है। संसार में ऐसा कोई नहीं, मतलब इस लोक में नहीं है, वो कि इस लोक से परे है। लेकिन अरस्तु क्या मानते हैं? इसी लोक को सर्वोच्च मानते हैं और उनके अनुसार या फिर उनका मानना है कि सर्वोच्च शुभ आनंद या कल्याण है, जिसका परिणाम यह है कि हम आनंद की इच्छा किसी लक्ष्य के साधन के रूप में नहीं करते, अपितु उसे अपना आप में ही वांछनीय मानते हैं। हम क्या मानते हैं? उसे अपने आप में ही वांछनीय मानते हैं। अब आते हैं अरस्तु के नैतिक विचार। अरस्तु ने पहली बार नैतिक शास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। मतलब किसको किया है? पहली बार नीति शास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। उनकी पुस्तक निकोमेकियन एथिक्स, अर्थशास्त्र या फिर नीति शास्त्र की
सॉरी, अर्थशास्त्र नहीं आती क्योंकि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स कहा जाता है, नीति शास्त्र है ना। नीति शास्त्र की पहली स्वतंत्र पुस्तक मानी जाती है। तो नीति शास्त्र की पहली स्वतंत्र पुस्तक किसको माना जाता है? निकोमेकियन एथिक्स को माना जाता है, जो कि किसकी थी? अरस्तु जी की थी। अरस्तु कुछ बिंदुओं पर सुकरात के नजरिए हैं, क्योंकि सुकरात, फिर उनके बाद प्लेटो, फिर प्लेटो के शिष्य कौन? अरस्तु। तो कुछ ना कुछ तो इनके दर्शन में भी वही नजदीकियां मिलेंगी, है ना। कुछ पर प्लेटो से प्रभावित हैं। देखो, प्लेटो से प्रभावित है क्योंकि प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु हैं। तो सिंपल से गुरु का कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, इसलिए सुकरात के भी कुछ बिंदुओं पर ये इनका प्रभाव दिखेगा। जबकि कुछ विचारों में दोनों से भिन्न रास्ता चुना गया है और कुछ कुछ में इनका अलग नजरिया भी देखने को मिलता है। अरस्तु का दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसलिए इनके चिंतन में एक व्यवस्था नजर आती है। जिन्होंने पहली बार स्पष्ट किया है कि नीति शास्त्र का संबंध व्यक्ति की सभी कामों से नहीं होता, बल्कि संकल्प स्वतंत्र पर आधारित कर्मों से होता है। इनके अनुसार दो प्रकार के शैक्षिक कर्म माने जाते हैं। देखिए, जो अरस्तु थे वो किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य थे। इनके विचारों में जो विचार हैं, इनमें इन सुकरात की कुछ विचार मिलते हैं और कहीं जगह प्लेटो के मिलते हैं, कहीं कहीं स्वयं के भी मिलते हैं। अब ये अरस्तु क्या है? एक वैज्ञानिक है, तो इसलिए इनके दृष्टिकोण में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, इसलिए इनके चिंतन में एक व्यवस्था नजर आती है। इन्होंने ही पहली बार स्पष्ट किया था कि जो नैतिकता है उसका संबंध व्यक्ति के सभी कर्मों से नहीं होता। मतलब नैतिकता का संबंध सब जो हम व्यक्ति है वो जितने भी कार्य कर रहा है उनसे नहीं है, बल्कि संकल्प स्वतंत्र पर आधारित कर्मों से है। संकल्प और जो स्वतंत्र हैं उन पर आधारित कर्मों से ही क्या होता है? नैतिकता का संबंध होता है। इनके अनुसार दो प्रकार के स्वैच्छिक कर्म माने जाते हैं। पहला आता है बाहरी दबाव में किए गए कर्म और दूसरा आता है परिस्थितियों से अनभिज्ञ होने के कारण किए गए कर्म। एक होते हैं बाहरी दबाव के कारण किए गए काम और परिस्थिति से अनभिज्ञ होने के कारण किए गए कार्य भी शैक्षिक कर्मों में आते हैं। पहला आता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी अनाथ की सहायता करने के लिए उसे कुछ खरीद कर खाने को दे दिया। खाते ही उस अनाथ की मौत हो गई क्योंकि उस वस्तु में जहर था। अगर कर्ता को इस संभावना का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था तो उसका यह कृत्य अनैच्छिक माना जाता है। अरस्तु ने स्पष्ट किया कि सद्गुणों का ज्ञान नहीं होना किसी कर्म को अनैच्छिक नहीं बताता। उदाहरण के लिए, अगर कोई कामचोर यह कहे कि उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि कर्मठता एक सद्गुण है, तो यह किसी नैतिकता की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। देखिए, इन्होंने सिंपल सी बात कही है कि यदि कोई व्यक्ति है किसी अनाथ की सहायता करना चाहता है या फिर किसी गरीब की सहायता करना चाहता है और अब कुछ खरीद कर उसको खिला देता है, लेकिन उसको खाकर ही उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उस वस्तु में क्या था? जहर था। तो अब इस व्यक्ति में वो गिलानी से ही बेचारा परेशान हो जाएगा। तो अगर कर्ता को इसकी संभावना होती तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता ना, उसको ऐसा ज्ञान ही नहीं था, तो यह कृत्य क्या होता है? अनैच्छिक माना जाता है। लेकिन अरस्तु स्पष्ट करते हैं कि सद्गुणों का ज्ञान नहीं होना किसी कर्म को अनैतिक नहीं बताता। मतलब ये नहीं है कि हम काम करेंगे तो अच्छे क्या बोलते हैं उससे अच्छा कर्म प्राप्त करेंगे, है ना। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। यदि हमें इसका ज्ञान नहीं है तो हम किसी कामचोर व्यक्ति से ये बात नहीं कह सकते कि उसको ज्ञान नहीं है कि कर्मठता एक सद्गुण है, तो यह अपनी अनैतिकता की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। मन है ऐसे सब बच जाएंगे। अरस्तु ने भी सुकरात और प्लेटो के कुछ गुणों की चर्चा की है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, सुकरात और प्लेटो के जो गुण है वो भी इन्होंने चर्चा की है, तो वो भी इस प्रकार है। सद्गुण जन्मजात नहीं होकर निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। अब सद्गुण है बचपन से तो किसी के अंदर आ नहीं जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? बचपन से ही हमें अपने पेरेंट्स से सीखने को मिलते हैं, फिर हमारे टीचर्स सिखाते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह सिखाते हैं, तो क्या होते हैं? निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक सद्गुण मनुष्य को किसी न किसी इच्छा को नियंत्रित करता है। तो हम देखो, बचपन से ही कोई चॉकलेट मांगते हैं बच्चे तो अपन उनको बोलते हैं कि नहीं, रोते नहीं, बात सुनते हैं सबकी, चॉकलेट नहीं, मतलब चॉकलेट के लिए नहीं रोना है। धीरे धीरे वो क्या होता है, पर चॉकलेट के लिए उनको मना करते हैं। धीरे धीरे वो हर वस्तु के लिए एकदम से आकर्षित होने की वजह धीरे धीरे से उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी वस्तु को इच्छा को नियंत्रित करना इसमें होता है।
जैसे संयम वासना को और साहस भय को नियंत्रित करता है। देखो बच्चे बचपन से ही डरते हैं, हम धीरे धीरे क्या बोलते हैं, बेटा करके देखो प्लीज, एक बार करके कोशिश करो कोशिश करो, अपन बोलते रहते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, साहसी हो जाते हैं। तो संयम क्या करता है, वासनाओं को नियंत्रित करता है। अब आता है सद्गुणों के विकसित होने का अर्थ यही है कि अब व्यक्ति वासना या इच्छा के अधीन कोई कर्म नहीं करेगा। सद्गुणों, अब देखो सद्गुण विकसित हो गए तो अब क्या हो गया, एक परिपक्व इंसान बन गया। अब मतलब इसका ये है कि वासना या इच्छा के अधीन कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा। इसके भिन्न कर्म स्वाभाविक रूप से उसकी बुद्धि के निर्देशन के आधार पर करेगा या फिर बुद्धि के निर्देशन के अनुसार करेगा। तो वासनाओं के या इच्छाओं के परिपूर्ण हेतु कोई भी काम नहीं करेगा। जब कोई व्यक्ति होता है वो सद्गुण से विकसित हो जाता है तो क्या होगा, कोई भी काम है वो अपनी इच्छा के अधीन नहीं करेगा, बल्कि कब करेगा, काम स्वाभाविक रूप से बुद्धि के निर्देश के अनुसार करेगा। अरस्तु ने सद्गुणों को बौद्धिक एवं नैतिक सद्गुणों में विभाजित किया है। तो जो अरस्तु हैं इन्होंने क्या किया है, जितने भी सद्गुण हैं उसको बौद्धिक और नैतिक सद्गुणों में विभाजित किया है। यह वर्गीकरण आत्मा के दो पक्षों, बौद्धिक और भावनात्मक पक्ष पर आधारित है। जो आत्मा के दो पक्ष होते हैं, एक बौद्धिक पक्ष होता है और एक भावनात्मक पक्ष होता है, उसके आधार पर इनको विभाजित किया गया है। आत्मा का भावनात्मक पक्ष इच्छाओं और वासनाओं से संबंधित है, जो पशुओं में भी होना चाहिए या होता है। जो क्या किसमें होता है, पशुओं में भी होता है। भावनात्मक पक्ष इच्छाओं और वासनाओं से संबंधित है। अब किसी वस्तु को देखकर हमें थोड़ी भावनाएं जागें कि यार हमें ये चाहिए है, कि इसको पहन के मैं कितनी अच्छी लगूंगी, या फिर ये है इसको मैं अपने घर में रखूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, आपके भावनात्मक पक्ष इच्छाओं और वासनाओं से संबंधित होते हैं। बौद्धिक पक्ष यह विशेष पक्ष होता है जो कि मनुष्य को शेष प्राणियों से बेहतर और अलग बनाता है। जो बौद्धिक पक्ष होता है वो क्या होता है, ये अलग होता है और मनुष्य को शेष प्राणियों से बेहतर और अलग बनाता है। बौद्धिक सद्गुण में सबसे महत्वपूर्ण विवेक है। जो बौद्धिक सद्गुण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विवेक है, जो सुकरात के ज्ञान के नजदीक है। नैतिक सद्गुणों में तीन सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण होते हैं। पहला होता है साहस, संयम और न्याय। ये किस में होते हैं, बौद्धिक में होते हैं। जो बौद्धिक है वो क्या है, बहुत उच्च वाला है और ये गुण एक मनुष्य को शेष प्राणियों से बेहतर और अलग बनाता है। बौद्धिक सद्गुणों में सबसे महत्वपूर्ण होता है विवेक, और जो कि ज्ञान के मतलब सद्गुणों के जो ज्ञान था उसके नजदीक था। नैतिक सद्गुणों में तीन प्रमुख सद्गुण बताए गए हैं। पहला आता है साहस, संयम और न्याय। गौरतलब है कि यही चार उदाहरण प्लेटो ने भी दिए थे, परंतु प्लेटो का मुख्य बल न्याय पर था, वहीं अरस्तु का विवेक पर है। जब व्यक्ति विवेक के साथ साहस, संयम और न्याय को रखते हुए जीता है तो वह आनंद, कल्याण या यूडोमोनिया की स्थिति प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति है अरस्तु के अनुसार यदि वो विवेक पर है, सबसे ज्यादा इनने बल किस पर दिया है, विवेक पर दिया है। यदि कोई व्यक्ति विवेक के साथ साहस, संयम और न्याय को स्थापित करता है या फिर उसको जीत लेता है या फिर जीता है उसके साथ, तो वह आनंद, कल्याण और यूडोमोनिया की स्थिति प्राप्त कर लेता है। अब आती है सद्गुणों का स्वरूप कैसा है। अरस्तु के अनुसार आनंद शारीरिक सुख नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक सुख भी अंतर्निहित होता है। देखो जो अरस्तु है उन्होंने बोला कि जो आनंद है वो एक शारीरिक सुख नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक सुख भी अंतर्निहित होता है। मनुष्य के सद्गुण वे अच्छे गुण होते हैं जो कर्तव्य पालन और बुद्धि संगत आचरण के परिणाम स्वरूप आनंद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तब देखो सद्गुण क्या है, यह कर्तव्य पालन के लिए और बुद्धि संगत आचरण करने के लिए जो परिणाम स्वरूप होता है वो आनंद की प्राप्ति में सहायक होते हैं, वो होते हैं क्या, सद्गुण होते हैं। अरस्तु ने सद्गुण जैसे आनंद को परिभाषित करते हुए कहा है कि सद्गुण मनुष्य की स्थायी मानसिक अवस्था है। क्या है ये, मनुष्य की स्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो क्या होती है, सद्गुण है वो क्या है, एक मानसिक अवस्था है जो कि निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और जो मनुष्य की बुद्धि द्वारा निर्धारित ऐच्छिक कर्मों में व्यक्त होती हैं। निरंतर यह निर्धारित ऐच्छिक कर्मों में व्यक्त होती हैं। व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना ताकि इसका शैक्षणिक और बौद्धिक विकास हो सके। ये क्या होते हैं, सद्गुणों का स्वरूप होता है कि व्यक्ति को एक ऐसी परिस्थिति उपलब्ध कराना जिससे कि उसका शैक्षणिक और बौद्धिक विकास हो सके।
देखो सद्गुणों का स्वरूप क्या है, तो सद्गुणों का स्वरूप है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्थान दिया गया है आनंद को। आनंद क्या है, एक शारीरिक सुख नहीं है बल्कि एक शारीरिक सुख में ही अंतर्निहित होता है। मनुष्य के सद्गुण भी अच्छे गुण होते हैं जो कि कर्तव्य पालन और बुद्धि संगत आचरण के परिणाम स्वरूप आनंद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अरस्तु ने सद्गुणों को परिभाषित करते हुए कहा है कि सद्गुण मनुष्य को स्थायी मानसिक अवस्था देते हैं जो निरंतर अभ्यास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और जो मनुष्य की बुद्धि द्वारा निर्धारित ऐच्छिक कर्मों में व्यक्त होती है। व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति उपलब्ध कराना है ताकि उसका शैक्षणिक और बौद्धिक विकास हो सके। अब आती है मध्यम मार्ग का सिद्धांत जो कि अरस्तु द्वारा दिया गया है। क्या है मध्यम मार्ग का सिद्धांत? नैतिक सद्गुणों के स्वरूप के संबंध में अरस्तु ने एक विशेष सिद्धांत दिया है जिसके माध्यम से या जिसका माध्यम मार्ग का सिद्धांत कहा जाता है। क्या अरस्तु ने नैतिक सद्गुणों के स्वरूप के संबंध में एक माध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक सद्गुणों दो अतिवादी दृष्टिकोण के बीच की अवस्था है। क्या है? दो अतिवादी दृष्टिकोण के बीच की अवस्था होती है। उदाहरण के लिए संयम अनियंत्रित भोग और पूर्ण वैराग्य के बीच की स्थिति है। संयम क्या है? या फिर अनियंत्रित भोग करो या फिर पूर्ण वैराग्य हो जाए, तो उसके बीच का रास्ता है संयम। सार यह है कि सद्गुण व्यक्ति को अतिवादी से मुक्त करते हैं और संतुलन के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। इस प्रकार अरस्तु बुद्ध के मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं और मनुष्य के मूल्य के द्वंद्व में उलझने का कारण अरस्तु के अनुसार मध्यम मार्ग का अनुसरण ना करना है। कोई व्यक्ति है द्वंद्व में इसलिए उलझता है क्योंकि वह मध्यम मार्ग का अनुसरण नहीं करता, या फिर वो देखिए कई आपने ऋषि मुनि देखे होंगे वो बिल्कुल बैरागी हो जाते हैं, या फिर कुछ लोग देखे होंगे जो कि बहुत ज्यादा अनियंत्रित होकर वस्तुओं का भोग करते हैं। तो इसके लिए मनुष्य को बीच का मार्ग बताया गया है अरस्तु के द्वारा कि वो बीच के मार्ग पर चल सकते हैं, जिसका नाम है क्या? संयम। किसी व्यक्ति को द्वंद्व में उलझने का कारण क्या होता है कि अरस्तु के अनुसार मध्यम मार्ग का अनुसरण ना करना, वो मध्यम मार्ग पर नहीं जाते इसलिए वो द्वंद्व में फंसे रहते हैं। वर्तमान में प्रगति और शांति के लिए व्यक्ति का निष्क्रिय होना उतना ही हानिकारक है जितना सुखों के नाम पर भौतिक और तकनीकी में डूब जाना। वर्तमान स्वरूप में प्रगति हो रही है और शांति के लिए व्यक्ति का निष्क्रिय होना उतना ही हानिकारक है। अब यह प्रगति नहीं कर रहा है, फिर शांति नहीं कर रहा, तो यदि व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा तो ये उतना ही हानिकारक होगा जितना सुखों के नाम पर भौतिक और तकनीक में डूब जाना। मध्यम मार्ग का सिद्धांत मनुष्य के संतुलित जीवन पर बल देता है। यह किसी एक अतिवादी दृष्टिकोण पर केंद्रित न होने के बजाय या अधिक अतिवादी दृष्टिकोण के मध्य साम्य की स्थिति को महत्व देता है। परंतु इस सिद्धांत की कठिनाई यह है कि सभी भावनाओं, कर्मों और दृष्टिकोण को मध्यम अवस्था में निर्धारित करना संभव नहीं होता। देखिए मध्यम मार्ग का सिद्धांत मनुष्य के जीवन को संतुलित बनाने में बहुत बल देता है, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, जैसे कि यह किसी अतिवादी दृष्टिकोण पर केंद्रित नहीं है। मतलब ये नहीं कि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ दो, नहीं, या फिर अतिवादी दृष्टिकोण की मध्य साम की अवस्था को महत्व देता है कि दो अतिवादी व्यवस्थाओं के बीच की जो मध्यम अवस्था होती है उस पर ये बल देता है, महत्व देता है। परंतु इस दृष्टिकोण की कठिनाई यह है कि यह सभी भावनाओं, कर्मों और दृष्टिकोण को मध्य अवस्था में निर्धारित करना संभव नहीं होता। अब जितनी भी भावनाएं हैं, कर्म हैं या दृष्टिकोण है, उनको हमेशा मध्यम अवस्था निर्धारित तो नहीं कर सकते, या संभव ही नहीं है। जैसे घृणा, तो अपन क्या बोलेंगे? अति घृणा या फिर कम घृणा। प्रतिशोध, क्रोध, ईर्ष्या ऐसी भावनाएं भी होती हैं। इसमें मध्य अवस्था का निर्धारण संभव नहीं होता। इनमें जो मध्य अवस्था है उसका निर्धारण नहीं कर सकती। ठीक ऐसे ही चोरी, हत्या, बलात्कार आदि ऐसे कर्म हैं जिनकी कोई भी मध्यम स्थिति अवस्था नहीं निर्धारित की जा सकती। मध्यम मार्ग सिद्धांत की दूसरी बड़ी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी भावनाएं एवं कर्मों की मध्य अवस्था भिन्न भिन्न होती हैं। कोई व्यक्ति है उसके लिए मध्यम अवस्था और अति की अवस्था अलग अलग हो सकती हैं, उसके अनुसार हो सकती हैं ना, तो ये भिन्न भिन्न हो सकती हैं। इसके संबंध में कोई स्पष्ट या सत्य
सटीक संतुलन का निर्धारण संभव नहीं है। अरस्तु स्वयं भी यह स्वीकार करते हैं कि इस प्रश्न का गणित के किसी समीकरण की तरह सही सही उत्तर देना संभव नहीं होता है। तो ये क्या था इनका अरस्तु जी का मध्यम मार्ग। अब आते हैं अरस्तु के दासता संबंधी विचार क्या थे, मतलब वो दासता को स्वीकार करते थे, नहीं स्वीकार करते थे, या फिर कैसा विचार था उनका। अरस्तु ने अपनी रचना द पॉलिटिक्स में दास प्रथा का पुरजोर समर्थन किया है। मनुष्यों में असमानता का नियम लागू होता है, मतलब जो मनुष्य हैं उसमें क्या होता है, असमानता का नियम लागू होता है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति ईश्वर या दास में अंतर करना जानती है। जो प्रकृति है वो स्वामी और जो दास हैं उनमें अंतर करना जानती है। जो व्यक्ति शारीरिक प्रकृति से शक्तिशाली और हष्टपुष्ट होता है उसमें बुद्धि और विवेक का सर्वथा अभाव होता है। जो व्यक्ति शारीरिक प्रकृति से शक्तिशाली एवं हष्टपुष्ट होता है तो वो उसमें क्या होती है, बुद्धि और विवेक का सर्वथा अभाव होता है। यह स्वभाव संभवतः दास या सेवक होता है। अब जो कोई भी व्यक्ति है क्या है, इन्होंने बोला है कि जो प्रकृति है वो दास में और स्वामी में विरोध, मतलब वो अंतर कर सकती है, मतलब अंतर करना जानती है। कोई व्यक्ति है जो शारीरिक प्रवृत्ति में क्या है, शक्तिशाली और हष्टपुष्ट है, तो उसकी बुद्धि और विवेक कम होगी, तो स्वतः ही वो क्या होगा, दास होगा। जो व्यक्ति प्रकृति में सुंदर और सुकोमल होता है, मतलब क्या है, प्रकृति में सुंदर है और सुकोमल है एवं बुद्धि एवं विवेक से युक्त होता है, तो वह संभवतः क्या होगा, स्वामी होता है। इस प्रकार प्रकृति के अनुसार अरस्तु कार्यों का विभाजित करते हैं और अरस्तु की मान्यता है कि वह राज्य जो दास पर आधारित नहीं है वह स्वयं दास है। इन्होंने क्या कहा, अरस्तु मानते थे कि वह राज्य जो दास प्रथा पर आधारित नहीं है, मतलब दास प्रथा वहां पर है ही नहीं, तो वह राज्य स्वयं ही क्या होगा, दास होगा। ये अरस्तु के विचार थे। कुछ अन्य पक्ष भी रखे हैं। अरस्तु ने महिलाओं को अपूर्ण पुरुष कहा है, इम्परफेक्ट मैन कहा है स्त्रियों को। वह नारीवादी नीति मीमांसा इनका करारा विरोध करती हैं। जितनी भी नारीवादी नीति मीमांसा है वो क्या करती हैं, अरस्तु जी का इसमें विरोध करती हैं। अरस्तु ने दासों को मुख्य नहीं माना है। समतावादी दृष्टिकोण से इस विचार का विरोध किया जाता है। तो अब कुछ पक्ष हैं, मतलब जैसे कि कई दार्शनिक आए जो कि इनकी आलोचना करते हैं, जैसे कि इन्हें क्या कहा था, दास प्रथा का समर्थन किया था। तो जो व्यक्ति है समतावादी होगा तो वो भी इनका विरोध करेगा या फिर इस विचार का विरोध करता है। नारीवादी विचारधारा वाले व्यक्ति जो हैं तो नीति मीमांसा का इसमें कड़ा विरोध किया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, स्त्रियों को एक अपूर्ण पुरुष कहा है। अरस्तु ने व्यक्ति को नैतिक बनाने के लिए राज्य का अत्यधिक समर्थन किया है। मतलब यदि व्यक्ति को नैतिक बनना है तो इसमें राज्य को सबसे ज़्यादा समर्थन किया गया है। उनका कहना था कि व्यक्ति को व्यक्ति राज्य ही बना सकता है, कि जो व्यक्ति है उसको व्यक्ति कौन बना सकता है, राज्य ही बना सकता है। उनके समय में यह विचार संभवतः प्रासंगिक रहा होगा, किंतु वर्तमान राज्य की शक्तियां बढ़ाना व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध एवं अनैतिक माना जाता है। जिस समय अरस्तु थे तो उनकी उस समय की विचारधारा के अनुसार शायद ये कथन सत्य हो सकता है, लेकिन वर्तमान में राज्य की शक्ति बढ़ाना क्या हो सकती है, तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता का विरोध करना और अनैतिकता माना जाता है। ये थे उनके कुछ अन्य कथन जिनमें उनका विरोध किया गया है। जैसे इन्होंने नारियों को क्या बताया, अपूर्ण पुरुष बताया है, दास प्रथा का समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि राज्य सर्वोच्च है और उस मनुष्य को नैतिक बनाने के लिए राज्य ही समर्थन कर सकता है। व्यक्ति को व्यक्ति बनाना है तो राज्य ही बना सकता है। तो ये उनके कुछ कथन माने जाते हैं। अब अरस्तु के सिद्धांतों का मूल्यांकन, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। जितने भी दार्शनिक होंगे जिनके विचार होंगे तो हमेशा दोनों तथ्य में बांटा जा सकता है, या फिर वो सही होंगे तो अब ये भी नहीं है कि उनके सारे कथन सही होंगे, और नकारात्मक कुछ नकारात्मक भी हो सकते थे, पर ये भी नहीं बोल सकते कि सारे ही नकारात्मक थे। तो दोनों पक्ष हमेशा देखने को मिलते हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष क्या है, पहली बार नीति शास्त्र का व्यवस्थित विवेचना की गई है। अभी तक इनके पहले जो सुकरात थे, प्लेटो थे, इन्हें अच्छे से नीति शास्त्र का विस्तृत विवेचन नहीं कर पाए थे, लेकिन सबसे अच्छा विवेचन किसने किया है, अरस्तु जी ने किया है। तो नीति शास्त्र का विस्तृत विवेचन इन्होंने किया है। अतिवादी विचारों को खारिज करके उसमें संतुलन नीति मीमांसा की स्थापना की है। इन्होंने क्या कहा, अतिवादी विचारधारा को बिल्कुल मतलब मध्यम मार्ग के लिए इन्होंने प्रेरित किया है, जो कि संतुलित नीति मीमांसा की स्थापना की है। पूर्णतावाद का विचार प्रारंभिक तौर पर विकसित किया गया है। जो पूर्णतावाद है
उसका विचार प्रारंभिक तौर पर विकसित किया गया है, जो 9वीं शताब्दी में केंद्रीय विचार बन गया था। क्या था? 9वीं शताब्दी में क्या बन गया था? केंद्रीय विचार बन गया था। पूर्णतः बात का विचार प्रारंभिक तौर पर विकसित किया गया है। अब आते हैं नकारात्मक पक्ष। ऐच्छिक और अनैच्छिक कर्मों का विभाजित हर स्थिति में करना कठिन होता है। इन्होंने क्या कहा था? ऐच्छिक और जो अनैच्छिक कर्म है उनका विभाजन हर परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए तीव्र पीड़ा के भय से कोई व्यक्ति विचलित हो जाता है या कोई नहीं होता। तो इसमें हर व्यक्ति के अलग अलग थे। ऐच्छिक कर्मों के जो मध्यम मार्ग थे वो अलग अलग थे। किसी को थोड़े से भय से बहुत ज़्यादा भय हो जाता है, विचलित हो जाता है, और कई व्यक्ति हैं जो इतने साहसी होते हैं कि उनको भय ही नहीं लगता। ऐसी स्थिति में इसे ऐच्छिक माना जाए या अनैच्छिक, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अब आते हैं क्या? मध्यम मार्ग का सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता। जैसे घृणा, ईर्ष्या जैसे भावों में मध्यमवर्ती स्थिति कैसे तय होगी, यह क्या नैतिक माना जाए और क्या नैतिक माना जाए, इसमें थोड़ी सी विवेचना थी। तो हर व्यक्ति के लिए मध्यम मार्ग अलग होता है और कई बार मध्यम मार्ग हम लागू ही नहीं कर सकते। अब आता है अरस्तु की नीति मीमांसा महिला और दासों के साथ अन्याय नहीं करती। जो अरस्तु की नीति मीमांसा है वो महिला और दासों के साथ न्याय नहीं करती, क्योंकि ये महिलाओं को कम मानते हैं और जो दास प्रथा है उसको समर्थन करते हैं। अरस्तु राज्य को अत्यधिक शक्ति देने की वकालत करते हैं। इन्होंने कहा था कि राज्य को सारी शक्तियां दे दो, या फिर किसी भी इंसान को पूर्ण बनाना है, नैतिक बनाना है, तो वो कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। तो इन्होंने राज्य को अत्यधिक शक्ति देने की वकालत की है, जो कि आधुनिक युग में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। जो कि आधुनिक जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता। ये थे हमारे अरस्तु जी, जो कि हमारे अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन को ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो आपके सजेशन पर कोई भी सब्जेक्ट सुन सकें। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।